हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझ गए तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लगाने में हमें आसानी होगी, किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक्स जानने में हमें आसानी होगी और हम एग्जैक्टली मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट जानने के लिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लेंगे और रिएक्शन में देखेंगे कि हम उसकी स्टोइकियोमेट्रिक्स क्या कह रही है। तो रिएक्शन एक लेते हैं, सिंपल रिएक्शन N2 plus 3H2 it gives 2NH3, रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज रिवर्सिबल साइन, ये दोनों साइड में हो सकती है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्रिक्स क्या कर रही है? इसको स्टोइकियोमेट्रिक्स का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्रिक्स क्या बोल रही है? 1 मोल 1 मोल N2 molecule 3 मोल H2 molecules। ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स, 3 मोल, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 मोल H2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है? मोल्स का मतलब क्या है? मोल्स का मतलब क्या है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं वो कितने मोल हैं, ठीक। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब एक दर्जन, कुछ भी, एक दर्जन गुब्बारे हो सकते हैं, एक दर्जन केले हो सकते हैं, एक दर्जन बॉल हो सकते हैं, एक दर्जन बैट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एक 7th यूनिट जोड़ी गई थी फिजिक्स में। 7th क्वांटिटी है, 7th quantity of universe is amount of substance। सब्सटेंस का अमाउंट को जानने के लिए एक क्वांटिटी जोड़ी गई यूनिवर्स में, 7th क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल, ठीक। इसकी यूनिट क्या है? ये आपकी क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है? मोल। तो चूंकि सब्सटेंस के पार्टिकल्स या तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी सब्सटेंस में कितने मोल आयन हैं, कितने मोल पार्टिकल्स हैं और कितने मोल्स एटम है या कितने मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया 1 मोल is the amount of 12 gram of 12C
कार्बन 12 कार्बन आइसोटोप्स ठीक। चलिए इसको सिंपल डायग्राम लिखते हैं, इससे आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब अगर हम कार्बन 12 का मास ऑफ C12 स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 का जो मास मेजर किया गया है वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23, ठीक, मोलर मास है। मोलर मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स 1.99 इंटू 10⁻⁻12। 12 ग्राम कार्बन में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे? ठीक, तो यहां पे अगर हम लिखें हाउ मैनी एटम प्रेजेंट इन दी 12 ग्राम present in the 12 gram C12 of C12 atom। तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इक्वल टू में फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है? 12 अपॉन मोलर मास कितना दिया है? 1.99 इंटू 10⁻20। इसको जब सॉल्व करेंगे 23 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कॉन्स्टिट्यूएंट। ये एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया कि कार्बन 12 आइसोटोप्स में 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं वही 1 मोल का अमाउंट होता है, ठीक है, उतने पार्टिकल्स 1 मोल में होते हैं। अब एक साइंटिस्ट हुए हैं आवागाड्रो, उन्हीं के नाम के पर इस 1 मोल को, इस क्वांटिटी को लिखा गया है। इसको क्या क्या कहा गया है? आवागाड्रो नंबर Na इक्वल टू 6.022 इंटू 23। कभी भी अगर बात आती है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? किस चीज से वो बना हुआ है, उसी के पार्टिकल्स को, उसी के जो भी हो, आयन हो, एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो 1 मोल का मतलब कहता है कितना होता है? 1 मोल अमाउंट में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका फंडामेंटल और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी molecules present in the 18 gram of H2O।
18 ग्राम H2O पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 18 ग्राम में। ठीक, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था? फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना दिया गया है, ये मास इसका क्या कहलाता है, गिवन मास। और H2O का जो मोलर मास होता है 2 + 16 ये 18 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1। अब हमें पता है 1 मोल कंटेन 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही देंगे। क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे जवाब क्या आया कि 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर यहीं पे हम कह देते कि 18 की जगह क्या लिख देते 36, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, गिवन मास कितना हो जाता, 36, यहाँ पे आ जाता 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है। (12.044 into 10⁻23 molecules). ठीक, 32 ग्राम ऑफ H2O कंटेंट कितना, 12.044, जस्ट डबल हो जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। और एक मोल में कितना होता है, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मोल में कितना होगा, इतना होगा। तो इस तरह से हम किसी भी जो है किसी भी अमाउंट के मोल्स को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को हम निकाल सकते हैं। अब एक रिएक्शन देखिए, हम इसको और थोड़ा डीपली समझेंगे कि रिएक्शन में हम किस तरह से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब मैं फर्स्ट टाइम हमने रिएक्शन ली थी, क्या रिएक्शन ली थी, N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3, मतलब 1 मोल 3 moles, 1 mole of nitrogen when react with 3 moles of hydrogen, it form 2 moles of NH3। अब हम बात करें कि मॉलिक्यूल्स में बात करें, अगर हम मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं तो N2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे 3 into 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, NH3 के मॉलिक्यूल्स। वो कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, 2 into 6.022 into 10⁻23। ठीक, इस स्टोइकियोमेट्रिक में क्या कह रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में क्या कर रही है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया के बना रहे हैं। तो यहाँ पे इनका मॉलिक्यूल्स कितने हुए, मॉलिक्यूल्स ये हुए 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, और 2 मोल का मतलब। क्लियर? तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मोल कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और एक फार्मूला हमेशा याद रखना, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये जगह जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आज
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे, इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, और ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। इसका एक क्वेश्चन लेंगे हम। एक क्वेश्चन हम लोग आपके एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन contained 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass equal to 98.96 gram. What are its empirical formula and molecular formula? आपको empirical formula बताना है and molecular formula, ठीक, दोनों बताने हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये आप लोग बुक में देख लीजिएगा, लेकिन मैं उस अलग तरीके से लगा रहा हूँ उसको। दोनों एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला लगाना है। तो मोलर मास m इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ, 98.96 ग्राम। ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब चलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन सिंबल लिख लेंगे इसका, हाइड्रोजन, थोड़ा सा यस सॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 24.27%, 4.07%। कार्बन कितना दिया है, 24.27%, और क्लोरीन दिया है 71.65%। इनको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज इन ग्राम क्या करेंगे, 4.07 ग्राम, 24.27 ग्राम, 71.65 ग्राम, ठीक। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया गया है, ये आपकी जो वैल्यू दी गई है सारी क्या है, गिवन मास है। और मोलर मास आपको पता है हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, 4.07 अपॉन 1। कार्बन का कितना होता है, 24.27 अपॉन 12, क्योंकि कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12। और क्लोरीन का 71.65 अपॉन 35.5, ठीक। डिवाइड करेंगे तो 4.07, और फिर इसके बाद ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 2.2 और 2.0, ठीक है।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी जो भी हो। अब यहाँ पे हमारी इतनी वैल्यू आ गई, इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो निकालने के लिए इसमें सबसे छोटी क्वांटिटी देखेंगे 2.02 सबसे छोटी है, उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे छोटी क्वांटिटी का सभी में डिवाइड कर देंगे 4.07 अपॉन 2.02 2.02 अपॉन 2.02 2.02 अपॉन 2.02 जो इनमें से नंबर ऑफ मोल्स में सबसे छोटी वैल्यू थी उसी से हम सभी को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब क्या है कि एटम कितने हो गए, ये एटम के नंबर्स आ गए हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, कार्बन के कितने हैं 1, क्लोरीन के कितने हैं 1। ठीक है, इतने एटम जो है किसी कंपाउंड में इन्वॉल्व है इस रेशियो से। मतलब हाइड्रोजन का 2 होगा, क्लोरीन कार्बन का 1 होगा और क्लोरीन का 1 होगा। इस रेशियो से किसी कंपाउंड में इन्वॉल्व है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जब हम सिंपल रेशियो निकालते हैं तो इसको डिवाइड करने में सपोज दैट यहाँ पे आ जाता है 1.5। ठीक, तो 1.5 को हम होल नंबर में चेंज करेंगे। होल नंबर में चेंज करने के लिए 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, होल नंबर में चेंज हो गया। तो हमको क्या करना है, इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 को। तो हमको ये तीनों एटम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी डेसिमल में फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी आती है तो उसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि एटम फ्रैक्शनली इन्वॉल्व नहीं होते किसी कंपाउंड में। एटम हमेशा होल नंबर के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमने इसके लिए केमिकल कॉम्बिनेशन के कई सारे लॉ पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू सी के कितने एटम हैं 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं, क्लोरीन के कितने हैं 1। ठीक, एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा, एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला उसके एटॉमिक रेशियो को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला always define as the ratio of atom in that particular compound. Empirical formula always define as रेशियो ऑफ एटम इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 1 एटम इन्वॉल्व है। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टू दी n। यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टू द पावर n, और n की वैल्यू क्या है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं,
मोलर मास कितना दिया है 98 पॉइंट, क्वेश्चन में क्या दिया था 98.96 अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे तो कार्बन 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 प्लस 35.5, ठीक है। तो कितना हो गया 14 प्लस 30.55, ये कितना हो गया 94.5, तो यहाँ पे आ गया 49.5। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब इस फार्मूले में हमको इस वाले फार्मूले में n की वैल्यू रख देनी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू CH2Cl, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे टू दी पावर 2। अब 2 का इन सब एटम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H4Cl। ये जो आया है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और ये जो आया है ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने बता दिया कि ये सिंपल एटॉमिक जो है रेशियो बताते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताते हैं इसको भी हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला always tell us number of atom present in that particular compound, मतलब उस कंपाउंड में कितने एटम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कितने एटम प्रेजेंट हैं, एग्जैक्टली वैल्यू बताता है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला उन एटम का रेशियो सिर्फ बताता है। क्लियर? तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर लेके आएंगे। हैव अ गुड डे।